देख सकते हैं अब डीवीसी केटीपीएस में पिछले 6 जुलाई से मजदूर जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनके समर्थन में जयराम महतो अब स्कॉर्पियो पे चढ़कर अब अपना अभिभाषण देंगे। लोग ये काम सही कर रहे हैं। देख सकते हैं अब अपने परिचित अंदाज में जयराम महतो स्कॉर्पियो पे चढ़ गए हैं, अब वहीं से अपना भाषण देंगे। देख सकते हैं उनके पीछे सारे युवा, सारे उनके समर्थक लगे हुए हैं, अपने अंदाज में लगे हुए हैं और सारे लोग उनके समर्थक में इधर उधर भाषण देने ही वाले हैं। जयराम भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देख सकते हैं उनके समर्थक अभी देख सकते हैं। ठीक है उन्हें जल्दी वहाँ जाके दोनों मिलाके जयराम महतो अपना अभिभाषण देने के लिए बोलेरो पे अपने ही अंदाज में चढ़ चुके हैं और अपना अभिभाषण शुरू करने वाले हैं। आज सभा को संबोधित करने वाले हैं। देख सकते हैं उनके चारों ओर युवा अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करने के लिए बेताब है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 7 दिवस के धरना के अवसर में समर्थन करे ले रहा हमने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के साथ को भाई सब अपन अधिकार के लेके भूख हड़ताल में बैठले अपने के सलाम करे, अपने के बहुत अपने के शक्ति के नमन करे। कहीं न कहीं आज पूरे झारखंड के लिए अगर बात करी जाए क्योंकि आज कहनी का कोडरमा लगे, कोडरमा यानी अवैध राजधानी, अब हमें ये धनबाद यानी कोयला राजधानी से यानी बच्चा कॉम्बिनेशन हो कि कोयला राजधानी से चल के आज हमने अवैध राजधानी कोडरमा में कदम रख लेंगे। धनबाद के प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा लाइन है कि झारखंड की गलियों से आवाज आया है, झारखंड की गलियों से आवाज आया है, जवानों फिर से इनकलाब आया है। वो नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, खुशी से घूमते हुए खुले बदन। तुम लाख चला लो गोलियां ये कम नहीं होंगे, 30 कटेंगे लेकिन कम नहीं होंगे। फिलहाल आए हैं इस भूख हड़ताल को समर्थन देने हम लोग भूख हड़ताल में बैठे जितने भी भाई लोग हैं ज्यादा समर्थन देकर करने का काम बढ़ा है। देख रहे हैं प्रशासन पुलिस की संख्या बढ़ाई जा रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और यकीन मानिए मेरे जितने भी नौजवान हैं, जब भी कोई पुलिस की टीम की संख्या बढ़ती है ना तो हम लोग को बुरा नहीं लगता बल्कि हौसला बढ़ता है कि जितनी संख्या बढ़ती है, रांची रहे, धनबाद रहे, बोकारो रहे, जितनी पुलिस की संख्या बढ़ती है और जितने स्टार वालों की संख्या बढ़ती है उतना हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा है कि हमारे हम हैं क्या भाई, का एक मुखिया है ना वार्ड है, लेकिन उसके बावजूद इतनी निगरानी, इतनी शक्ति, तो कहीं ना कहीं हमें गर्व होता है और ये भी अंदाजा होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं सही काम को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग सही काम को कर रहे हैं। इस बात को हमें जानना होगा। आज क्योंकि बात है विस्थापन की, बात है जमीन अधिग्रहण की, क्योंकि आप कोडरमा थर्मल प्लांट में के आसपास बसिंदे हैं,
और हम भी यही डीवीसी की इकाई हमारे भी क्षेत्रों में दो है, एक बीटीपीएस और एक केटीपीएस, जिस प्रकार आपका केटीपीएस है। हमारे पास भी दो डीवीसी की यूनिट है, बीटीपीएस है चंद्रपुरा बोकारो में और बीटीपीएस है आपका बेरवा बोकारो में। यानी स्पष्ट है आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को हम भी भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी भी जमीनें इसी प्रकार कंपनी के माध्यम से अधिग्रहण किया गया है और नौकरी गैर लोगों को बांटा गया है। आज क्योंकि 2 दिन पहले हम लोग सेल का धरना में बैठे थे। सेल की इकाई है बीएसएल, जो भारत की नहीं दुनिया की चर्चित कंपनी है, दुनिया में उस कंपनी की चर्चा है। वहाँ जब जमीन लिया गया था, जब गांव वालों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, तब उस कंपनी की ओर से वादा किया गया था कि जब तक चिमनी में धुआं रहेगा तब तक रैयत के पास नौकरी रहेगा। आज मुझे लगता है कोडरमा थर्मल प्लांट की चिमनों में धुआं जल्द करता है कि नहीं? आज देखने से लगता है कि कोडरमा थर्मल प्लांट की चिमनों में जल्द करता धुआं है, लेकिन आज रैयत विस्थापित के हाथों में नौकरियां नहीं। इसीलिए आज लड़ाई है, वह सबसे आज की लड़ैया है कि आज हम इस राज्य में इस राज्य के अलग करे खातिर, इस राज्य के निर्माण करे खातिर हम भी अपन सारा चीज निछावर कर देंगे। कभी जमीन जगह, कभी खेत खलिहान, कभी बारी धारी, आज बदले में हमें की मिल रही। आज झारखंड की किसी कोना में कह दो केवल कोडरमा पर अफवाह नकाए, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, टाटा जगदीशपुर, रांची, आप जहां भी जा सकते हैं और आप अपनी नजरों को जितना लंबा चौड़ा चौड़ा सकते हैं, आपको यही दिखेगा झारखंडियों की बेबसी, झारखंडियों की लाचारी, झारखंडियों के साथ दुर्व्यवहार, झारखंडियों के साथ उत्पीड़न की दास्तां आपको दिखेगी। और आज मैं प्रबंधन, क्योंकि जैसी सूचना मिली है कि डीवीसी ने टेंडर दिया है थर्मेक्स को और उन्होंने दिया है किसी अन्य कंपनी को। आज जो भी हमारे भाई हैं वो तो केवल नौकरी की मांग कर रहे हैं। आज जो भूख हड़ताल में बैठे हैं ये तो नौकरी की मांग कर रहे हैं। यकीन मानिए यदि आप नौकरी का निदान नहीं करते हैं तो ये भारत सरकार की जो कानून है उसके तहत जमीन वापसी की मांग करेंगे। अरे हम तो केवल अपना 20 साल देख रहे हैं, इसीलिए नौकरी की मांग कर रहे हैं। यदि हमारा बस चले और हमारा जोर चले तो नौकरी नहीं चाहिए हमें अपनी सारी जमीनें वापस चाहिए। इस जमीनों का अधिग्रहण करके अपनी कंपनी लगाया या तो फिर सब छोड़ना चाहिए। जहां तक हमारी जमीनें गई है, आपका अगर पूंजी निवेश होता है तो उसमें जब तक उस जमीन पर कार्य रहेगा तब तक उस परिवार की हिस्सेदारी रहेगी। आज तो हमारे भाई जो आज धरना पर बैठे हैं, आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आज वो तो नौकरियों के लिए बैठे हैं। यकीन मानिए आने वाली पीढ़ी की जमीन वापसी का मुहिम चलाएगी, जमीन वापसी के लिए आंदोलन करेगी। और जमीन वापसी करना भी भारत सरकार भूमि अधिग्रहण 2013 का कानून कहता है कि यदि जमीन खाली है तो वापस कर दीजिए। इसलिए तमाम जमीनें जिनमें फैक्ट्री नहीं लगा है, जिनमें आप और हम बैठे हैं, ये जमीनें जहाँ फैक्ट्री खड़ा नहीं हुआ है, जहाँ बाउंड्री वॉल खड़ा नहीं हुआ है, जहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इन जमीनों को वापसी का राइट बनता है। तो आज तो ये नौकरी मांग रहे हैं, आने वाला दिन हम लोग जमीन वापसी की बात करेंगे। और यकीन मानिए 2024 में अगर आप नौजवानों को मौका देते हैं तो सदन में सबसे पहला मैटर यही उठेगा कि आप जो भी जमीन अधिग्रहण किया गया है विस्थापितों का, उसमें अगर कोई योजना, कोई फैक्ट्री नहीं है तो वापस कर दीजिए। और इस बात को तमाम किसान के बेटों को समझना होगा, तमाम किसान के बेटों को समझना होगा कि हो सके आपकी नजरों में हम लोग छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, लेकिन देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कही थी। आप हमें देखने के बाद लगता होगा कि वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, ठीक है, लेकिन देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह को झूठा नहीं कह सकते हैं। उन्होंने एक लाइन कहा था, अरे ओ किसानों, एक नजर रखो, लाल पीला
नजर रखो अपने खेत खलिहान पर। देश के प्रधानमंत्री ने यह बात कहा है, जो आज हम लोग स्कॉर्पियो के छत पे खड़े होकर कह रहे हैं कि एक नजर लाल किला के मचान पर और दूसरी अपने खेत खलिहान पर। लाल किला का मचान का मतलब क्या होता है? यानी पॉलिटिक्स, राजनीति पे नजर रखो, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए भारत की राजनीति पे नजर रखो। तुम जिन नेताओं को चुनकर भेजते हो उन पर नजर रखो, नहीं तो कोई ऐसा नेता चुनकर जाएगा जो कंपनी की दलाली करेगा और तुम्हारी जमीनों को बेच देगा। उसी का उदाहरण था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृषि बिल, उसी का उदाहरण था। तो जमीनें अडानी को बेचने की तैयारी थी। इसलिए आज तमाम किसान के बेटों को मेरा यही संदेश होगा, आपने बिल गेट्स का नाम सुना है? अच्छा, इस थोड़ा पुलिस अधिकारियों को जा रहा है, अरे ठीक है, उन लोग के हाथ में डंडा है तो इंसान उनसे भी थोड़ा बात करेंगे, घुमाइए ना। अब जा रहे कि सुने ना भाई? हाँ ठीक, उनके हाथ में डंडा है, कानून कंधे पर रखते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो भी इंसान है। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। आज से कुछ साल पहले जब हम बिल गेट्स का नाम सुनते थे तो दुनिया के सबसे धनी इंसान थे, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। क्या आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है? तो भाई क्या हुआ? आखिर उनकी अमीरी को जंग लग गया क्या? नहीं, उनकी अमीरी को जंग नहीं लगा है, बल्कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के कुछ शेयर बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है और हम जमीन बेच रहे हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी इंसान, जिसको हम लोग दुनिया में सबसे धनी मानते थे, जापान के बिल गेट्स, जापान की है ना, दुनिया का सबसे धनी इंसान आज अपने माइक्रोसॉफ्ट के हिस्से को बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है। 3 लाख एकड़ आप समझ सकते हैं, यानी आधा मोटामोटी आधा कोडरमा जिला। 3 लाख एकड़ जमीन यानी आधा कोडरमा जिला दूसरा जमीन खरीदा है। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि लड़ाई जमीन की, इसलिए आज हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जमीन की लड़ाई है। क्योंकि ये नौकरी चाहे सियासत वाले रहे या सियासत वाले रहे, नौकरी 30 साल की है, 40 साल की है, उनके बाद इनको भी बचत छोड़कर हल का भुगतान करना होगा। ये नौकरी 30 साल की है, 25 साल की है, ये बिजनेस कब तक है? 50 साल, 60 साल, 2 साल। ये खेती, ये खेत, ये जमीन, ये आजीवन रहेगी जब तक तुम और ये जिंदगी तो छोड़ दीजिए, जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक ये खेत तुम्हारे पास है। उस बात को दुनिया से धनी आपने बिल गेट्स ने समझा है, लेकिन आज भी हमारे रैयत, आज भी हमारे विस्थापित, आज भी हमारे गांव में रहने वाले मेरे काका, मेरे जेठा, मेरे मौसा, मेरे मामा, मेरे फूफा, मेरे दादा नहीं समझ पाते हैं तो जमीन क्या है। कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति हवा में पैदा नहीं होती है, तो जमीन में पैदा होती है। इसलिए लड़ाई जमीन बचाने की लड़ाई है। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो जमीन की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि जमीन बचेगा तो फिर हम भी बचेंगे। कुछ बात करते हैं विस्थापन की। आज जब हम लोग आंदोलन का स्टार्ट किए थे तो हमारा नारा था 1932 का हथियार। ये आंदोलन लंबा गया, कभी भाषा को लेकर, कभी 740 की योजना नीति को लेकर, कभी विस्थापन नीति को लेकर, तो कभी खनन नीति को लेकर लगातार हम लोग आवाज उठाए हैं। और आज पूरा उसी आवाज के उठाने के क्रम में आज आपकी अलग राजधानी कोडरमा आने का अवसर मिला है। क्योंकि आज हमारी शत्रुता किसी से नहीं है, हमारी शत्रुता लोगों के विचारों से है। अगर जो भी गठबंधन है, आपने किसको टेंडर दिया मैटर नहीं, आपने किसको टेंडर दिया मैटर नहीं, क्योंकि जब आप विधायक के पालकों को पोसाल सकते हैं तो जिनका जमीन बड़ा है उन्हें अधिकार क्यों नहीं दे सकते? आप विधायक सांसद के पालकों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके पार्टी के एजेंट को मैनेज कर सकते हैं तो जिनकी जमीनें आपने ली है, जिन्होंने अपना वो जमीन जिन पर पूर्वजों की धरोहर थी आपने अधिग्रहण किया है, तो फिर आप उन्हें अधिकार नहीं दे रहे हैं, ये अन्याय
अच्छी बात है। आपकी सुरक्षा के लिए जैसे अन्य बल तैनात आते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा इस दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया है, इसलिए अन्याय और किसी पर शोषण इस प्रकार की बढ़िया प्रचार करने से बेहतर होगा। मैं प्रबंधन को यहाँ से चेताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जमीन दिया है, जिनके साथ आपकी रोटी चलती है, उस बात बताइए, चाहे प्रबंधन रहे चाहे या जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ क्यों आए हैं? रोटी के लिए आए हैं। अरे ड्यूटी बाद में, अगर रोटी नहीं दी जाए, यदि पेमेंट नहीं दी जाए तो भाड़ में गई ड्यूटी। इसलिए जितने भी लोग आए हैं वो रोटी के लिए आए हैं। जितने पदाधिकारी हैं, चाहे कंपनी के हैं चाहे फौज के हैं, आप यदि रोटी के लिए आए हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस जमीन पर कभी हमारे रोटी का उपज होता था, ये जमीनें कभी हमको रोटी प्रोवाइड करती थी, तो आपकी रोटी यहाँ पे मिलती है, आपकी रोटी डीवीसी के कारण मिलती है, तो हम रोटी खोजने के लिए क्या जरूरत है महाराज जाएंगे। जब प्रबंधन की रोटी यहाँ से आती है, जब सीएसएफ के तमाम जो जवान यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, इस कारण ड्यूटी कर रहे हैं कि रोटी यहाँ से आती है, तो भैया हमारी भी रोटी का सम्मान इसी खतरे से होना चाहिए, इसी कंपनी से होना चाहिए। बीच में नहीं, आपको निवेदन होगा, इसलिए प्रबंधन करके संदेश देना चाहेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यहाँ उपस्थित है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैनेजमेंट के संदेश देना चाहेंगे कि जिन लोगों ने जमीन दान दिया है, आज में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, यदि इनके साथ कुछ अनहोनी होती है तो याद रखिएगा आपको संजीवनी बूटी फिकर नहीं आए हैं। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके दामोदर घाटी निगम में प्रवेश कर रही है, एसी में बैठकर प्रवेश कर रही है, और हमारे लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं। क्या यही इंसाफ है? ये साहब लोग, साहब की मैडम, साहब के बच्चे सब यहाँ एसी में प्रवेश कर रहे हैं, और हमारे लोग आज 5 दिनों से भूख हड़ताल में बैठे हैं। क्या यही भारत का लोकतंत्र है? यही भारत एक संवैधानिक देश है? क्या यही समानता की बात करता है? यही विधि के समक्ष समानता की बात करता है? तो कहीं न कहीं आज ये आभास होता है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की सारी संपत्ति जा रही है, और इसीलिए आज जहाँ गरीब किसान मजदूर को आंदोलन करना पड़ रहा है। और याद रखिएगा, आंदोलन ही देश की नियति और राष्ट्र की नियति को सही करता है। आज यहाँ तुझे देख रहे हैं, जब भी हम लोग जाते हैं किसी आंदोलन में तो अनुमान जिला पुलिस होती है, लेकिन यहाँ सीएसएफ के भी कुछ बंधु हैं। कभी मन में ये ख्याल आता है, जब हम लोग किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में आंदोलन करने के लिए जाते हैं, भूख हड़ताल हो या धरना हो, तो देखते हैं कि पुलिस प्रशासन की संख्या काफी बढ़ जाती है, तो दिल में ख्याल आता है क्या केवल कंपनियां भारत सरकार को टैक्स देती है या किसान का खेत भी भारत सरकार को टैक्स देता है? यदि किसान का खेत भी भारत सरकार को टैक्स देता है तो चलिए हमारे जंगल के क्षेत्रों में बहुत सारे सुअर अगर हमारी खेती नष्ट कर रहे हैं, वहां तो कोई सीआरपीएफ ऐसा नहीं दिखता है। इसलिए मैं, क्योंकि यहाँ जितने भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, चाहे सीएसएफ के हैं या झारखंड पुलिस के हैं, भले आपकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, लेकिन आपके सीने में 12 सेंटीमीटर का दिल भी है, इस बात को याद रखिएगा। जितने सब लोग हैं पदाधिकारी, उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि हमारी लड़ाई सिस्टम से है। हम जानते हैं हमारे लोग भी पुलिस में बहुत ज्यादा है, और आप लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आप भी किसी गरीब किसान मजदूर मिडिल क्लास फैमिली का बेटा बेटी है, इसीलिए पुलिस और थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि स्टेट लोग का बेटा जिंदगी भर ऐसे रह जाएगा, पुलिस की नौकरी नहीं करता। तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यदि आपको ऊपर से कभी आदेश आएगा फिर जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग भी फॉर्म भरे हैं। हालांकि कुछ कारण पर हम लोग फट गए हैं, हाथ में गोदना होता था, तो 170 सेंटीमीटर माना जाता है सीएसएफ के लिए। 170 सेंटीमीटर की आपकी हाइट है, लेकिन 12 सेंटीमीटर का जो पुल है आप उसको छाप कर देखिएगा कि आज क्या जो व्यवस्था है।
कंपनी आप देख रहे हैं जिनमें आप ड्यूटी करने के लिए आए हैं, ये हमारे पूर्वजों की जमीनें हैं। इन पर हम लोग खेती करते थे, इस पर हम लोग अपना अनाज उगाते थे। आज हमारे पास कुछ नहीं बचा है और एक तो मुट्ठा नहीं, एक तो कट्ठा नहीं, एकड़ एकड़ हमारा जमीन अधिग्रहण किया गया है। तो हमने बताइए हम लोग कहाँ चले? हमने तो कोई सोना चांदी नहीं मांगा है, न इनसे हमने अधिकारी रैंक का सीएमडी मैनेजर का नौकरी मांगा है। अरे हम लोग तो इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम लोग तो चौथी ग्रेड की नौकरी मांग रहे हैं। हम लोग इतने बड़े काम हैं, हम लोग इतने कमजोर लोग हैं कि हम लोग तो चपरासी की नौकरी मांग रहे हैं। गनीमत ये महाराष्ट्र नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है। नहीं तो आए ऑटो ड्राइवर आपने पेपर में पढ़ा होगा, एक ऑटो ड्राइवर एसपी से कहता है तो मराठी जानता है, नहीं जानता तो क्या करता है। ऑटो ड्राइवर एक आईएएस पदाधिकारी से जिला के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उससे आंख मिला के बात करता है कि क्या आपने कहा? आप मराठी जानते हैं? अरे नहीं जानते मैं घास नहीं रहे क्या? लेकिन ये झारखंड है, ये झारखंड है और ये झारखंडी है। इनका दिल कितना बड़ा है, इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा फैक्ट्री लगाने दिया है। ऊपर से लोग मजदूरी नहीं कर सकता है, ये लोग फोर्थ ग्रेड में नौकरी नहीं कर सकता है। और एसी में बैठ के कितना आ रहा है? हम पूरे दावे के साथ करते हैं उनका एक हिस्सा जमीन कंपनी में हो गया। कितना ये फोर व्हीलर ये भारत सरकार और झारखंड सरकार का लोगो लगा के घूम रहे हैं। उनसे पूछिए माननीय शासकीय अधिकारी, उनका एक हिस्सा जमीन खरीद गया होगा। हमने अपने पूर्वजों का खेत बर्बाद किया आज कंपनी, और आज हमारे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आज हमारे लोग धरने पर बैठे हैं। क्या यही दिन के लिए भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में परिवर्तित हुआ है? क्या इसी दिन के लिए भारत के लोकतंत्र की स्थापना हुई है? इसलिए मैनेजमेंट इस बात को जाने, मैनेजमेंट इस बात को समझे कि जो अधिकार रैयतों का, जो अधिकार विस्थापितों का बनता है, उस अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। नहीं तो अगली बार हम लोग भूख हड़ताल समर्थन के लिए नहीं, गेट नंबर 1 में जाम करने के लिए आएंगे। इस बात को भी याद रखिएगा। हाँ मानते हैं, उसके बाद आप एफआईआर करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे। अरे झारखंडी का तकदीर नहीं है गोली खाना, लाठी तो बहुत दूर की बात है। झारखंडी का तकदीर नहीं है लाठी और गोली खाना, तो उससे हम लोग पीछे। लेकिन जो आज दमनकारी व्यवस्था इस राज्य में चल रही है, पूर्वांचल से प्रधान से लेकर कोडरमा तक, उसके खिलाफ आवाज करेंगे और उस दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे। क्योंकि ये लड़ाई माटी की है, ये लड़ाई अधिकार की है, ये लड़ाई नियोजन की है, ये लड़ाई हर पार की है। जहां भी कंपनियां स्थापित है ऐसा नहीं है बाकी देशों में कंपनी नहीं है। जिस प्रकार हमारे यहाँ डीवीसी है, हमारे यहाँ कोयला खोदने के लिए बीसीसीएल है, सीसीसीएल है, ईसीएल है, ठीक उसी प्रकार अगर आप मध्य प्रदेश चले जाएंगे तो वहाँ एमसीएल है। एमसीएल मतलब नहीं, ये लोग झारखंड के साथ ही दुर्व्यवहार कर सकते हैं। मैं आपको एमसीएल की जानकारी बताना चाहूंगा। एमसीएल में कभी किसी का जमीन लेना हो, सबसे पहले वो एक टीम का गठन करती है और उस टीम को उस गांव में भेजती है जिस गांव में करना हो। फिर क्या करती है? सर्वे बना के जिनका जमीन लेना हो उन्हें जमीन अलॉटमेंट करके देती है और साथ ही उस जमीन में उन्हें घर बना के देती है। इसे आप ताजुब कहें, यकीन करें, इसी देश में एमसीएल जिनका जमीन लेती है घर बना के। कुछ दिन पहले हम लोग रोहता में आंदोलन कर रहे थे, वहाँ कंपनी का जिसमें एक बच्चा कैंसर से मर चुका है, तो जब इस तरह कंपनी है, सदन में बात रखने वाला कोई नहीं है। आज इसीलिए हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। इसलिए अब हमें जो आंदोलन हम लोग सड़कों पर कर रहे हैं, झारखंड में से धुआं बचेगा। इसीलिए शुरुआत 2024 के लोकसभा से कीजिए, भावनाओं में नहीं। जो लोग तार्किक
जिनमें जानकारी हो और जिनके सीने में जिगर हो, ऐसे लोगों को भेजिए क्योंकि प्रधानमंत्री की आंखों में आके डाल कर बात कर सके। नहीं तो 20 सालों में झारखंड में धुआं बचे। अभी हाल फिलहाल हरियाणा में एक प्रोजेक्ट आया है तो बिजली बनाती है ना, ये डीवीसी बिजली बनाती है। हरियाणा में भी एक प्रोजेक्ट आया है बिजली निर्माण का। हरियाणा में जो प्रोजेक्ट आया है उसमें बिजली का प्रोडक्शन, बिजली के लिए कोयला जाना था झारखंड। अब कोयला ले जाने में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगता, इसलिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हरियाणा में बिजली का उत्पादन नहीं होगा, बिजली का उत्पादन होगा झारखंड में। यानी जमीन भी झारखंड का, कोयला भी झारखंड का और बिजली हरियाणा का। क्यों? हमारे सांसद इन्हें पता ही नहीं है कि 20 साल में क्या होगा। आप पढ़े लिखे तो सोचिएगा, कोयला हमारा गया, फिर से जमीन अधिग्रहण होगा, मारपीट के भगाया जाएगा और बिजली बनाया जाएगा और सारा बिजली बेचा जाएगा हरियाणा का। जबकि जब कोयला आधारित बिजली का उत्पादन गिरिडीह वाले चाहे हजारीबाग वाले मुंह में टेप लगा कर तमाशा देख रहे हैं। इसीलिए भक्ति की सीमा को पार कीजिए कि मोदी का जो भक्ति का चश्मा उसे पार के फेंकिए, नहीं तो धुआं के अलावा आपकी जो आने वाली पीढ़ी, यानी गोड्डा में जो बिजली बन रहा है, अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बिजली बना रही है तो उसका कोयला ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। कहाँ है गोड्डा? गोड्डा यानी झारखंड। बिजली कहाँ जाएगी? बांग्लादेश। ध्यान से सुनिएगा, यदि हम किलोमीटर में बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया की दूरी और गोड्डा से ऑस्ट्रेलिया की दूरी नापेंगे तो सामने कौन आएगा? बांग्लादेश आएगा। 400 किलोमीटर